बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 3 हवालों से इस वीडियो के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले ये कि शहबाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म है मुल्क के, वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं। ही इज़ वेरी मच इन हिज पावर। मरीम नवाज़ साहिबा का जो चिश्तिया जलसा है, ज़बरदस्त जलसा, चार्ज क्राउड और मरीम नवाज़ का एग्रेशन, उस हवाले से हम बात करेंगे। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, इमरान खान बैकफुट पर नज़र आए हैं। जी हाँ, इतनी जल्दी इमरान खान साहब घबरा जाएंगे ये नहीं तवक्को की थी, लेकिन घबराए घबराए नज़र आए मुल्तान जलसे के अंदर। वो दिन ही बहुत ज़्यादा भारी था, क्योंकि मुल्तान जलसे से पहले ऑफ कोर्स तौहीन अदालत के हवाले से उनकी एक पूरी कार्रवाई थी, और वहीं से जब वो कोर्ट से ही बाहर निकले थे तो बहुत ही बोचल थे, कुछ बोला भी नहीं उन्होंने। और ज़रा लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि इमरान खान साहब ना ज़रा बौखला गए हैं। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अदालत जो है तौहीन अदालत के मामले पर फ़र्द जुर्म आयद करने का बोलेगी। फिर उसके बाद हुआ मुल्तान जलसा। तो मुल्तान जलसे के अंदर भी 2 प्रेडिक्शंस मेरी ठीक भी साबित हुई हैं, उस बारे में भी मैं बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले 2 खबरें हैं। वो 2 खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हैं। तो हम खान साहब को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उनके बैकफुट पर होने की वजह को भी डिस्कस कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम मरीम नवाज़ एंड ऑफ कोर्स शहबाज शरीफ साहब की बात करेंगे। तो वीलॉग को आपने एंड तक देखना है, गौर से देखना है, कुछ भी चीज़ इसमें मिस नहीं करनी है और समझना भी है। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो धचका लगा है वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से लगा है, पेशावर के हवाले से लगा है। MPA हैं इंजीनियर फ़हीम साहब, उन्होंने एक तरह से पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। कौन सी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है? वो पार्टी जो कि इमरान खान साहब को फॉलो करती है, जिसका लीडर इमरान खान है। वो ये कह रहे हैं कि जी जो मेरा लीडर है वो परवेज़ खटक है, और जो इंजीनियर फ़हीम साहब हैं, जो MPA हैं, उनके ये रिजर्वेशंस हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है। इससे पहले भी उन्होंने बहुत से मामलात के ऊपर आवाज़ उठाने की कोशिश की है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। सो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। वो कह रहे हैं कि जी मेरा लीडर जो है वो परवेज़ खटक है, और हम लोग कोई 20 लोगों का एक ब्लॉक है, 20 से ज़ायद अरकान बेसिकली उनके साथ हैं, राब्ते में हैं, और वक्त आने पर वो दीगर MPAs जो हैं उनका नाम भी बताएंगे और वो भी पार्टी को छोड़ सकते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के हर महकमे में करप्शन हो रही है, ये उनका स्टांस है, और वो कह रहे हैं कि जल्द वो मज़ीद इस हवाले से हक़ाइक़ बताएंगे। सो ये एक सेटबैक है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है एक ही दिन में। दूसरा सेटबैक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है वो है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लियारी से MNA हैं, उनका नाम है जी शकूर शाद साहब। उन्होंने तो जो इस्तीफ़े हैं, जो आपको पता है ना कि MNAs ने, सारे पार्लियामेंटेरियंस ने नेशनल असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े दे दिए थे, क्योंकि वो कहते थे कि जब आफ्टर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब इमरान खान साहब को निकाला गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये असम्बली ही जाली है, ये असम्बली इम्पोर्टेड है, हमने तो नेशनल असम्बली में रहना ही नहीं। ठीक है, सब ने इस्तीफ़े की अनाउंसमेंट कर दी। अब भी उसमें आहिस्ता आहिस्ता ट्विस्ट सामने आ रहा है। अब ये शकूर शाद साहब जो है ना, वो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये इस्तीफ़ा ही चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई 123 अरकान से दस्तखत लिए थे इन लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, और ये कहा था कि ऑब्वियसली हम सिर्फ ये दस्तखत ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया। ठीक है, मुझे जो है वो स्पीकर अपने कमरे के अंदर बुलाकर जो है वो मुझसे बात करें, और जब तक मैं स्पीकर के सामने जाकर अपने इस्तीफ़े की तस्दीक नहीं कर देता, दिस इज़ नॉट अ रेजिग्नेशन। बेसिकली उन्होंने भाई इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये गलत है, इस्तीफ़ा मेरे साइन माइन लिए थे, और मैं जो ना इजहार ला ताल्लुकी कर रहा हूँ इस इस्तीफ़े से। वो उन्होंने इजहार ला ताल्लुकी का इजहार किया। कौन सा इस्तीफ़ा, केड़ा इस्तीफ़ा? तो भाई वो जो 123 अरकान से जिनसे दस्तखत कराए थे उसमें से तो 1 डाउन हो गया। ठीक है भाई, आहिस्ता आहिस्ता देखें और कितने डाउन होते हैं। तो जो शकूर शाद साहब का भी एक सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये जो MPA इंजीनियर फ़हीम साहब है उनका भी एक सेटबैक है। वो अब क्योंकि क्लेम कर रहे हैं कि और भी लोग इनके साथ है, तो आहिस्ता आहिस्ता और भी लोग सामने आएंगे, तो वो भी एक सेटबैक है। अच्छा जी, अब आ जाएँ जी मुल्तान जलसे के ऊपर, जहाँ पर इमरान खान साहब जो है वो बहुत ज़्यादा बैकफुट पर नजर आए। 2 प्रेडिक्शंस इस हवाले से मैंने आपके साथ की थी पिछले वीलॉग्स के अंदर, वो मैं पहले 2 प्रेडिक्शंस बता देती हूँ जो सही साबित हुई हैं। एक तो ये कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए को कुछ ठंडा किया गया, ठंडा चिल रखा गया है। इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आड़े हाथों इस्टेब्लिशमेंट को नहीं लिया गया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो मैंने कहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के ऊपर इमरान खान साहब के साथ नहीं है, आज हमने उसका देख भी लिया। ये आप तस्वीर देख लें, साथ में चल भी रही होगी। जो सिटिंग है सबसे पहले तो, अच्छा सिटिंग के ऊपर तो मैं आ रही हूँ, लेकिन सबसे पहले जब मुल्तान जलसे के लिए इमरान खान साहब पहुँचते हैं
वेन्यू पर, तो ऑब्वियसली उनका इस्तकबाल किया जाता है। वहाँ पर सरसरी से एक मुलाकात होती है शाह महमूद कुरैशी साहब से। अब देखिए, मैं इसलिए कह रही हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें ना, ये जो डायनामिक्स हैं और ये जो ऑप्टिक्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब कोई आम आदमी नहीं है। सियासतदान तो ऑब्वियसली पुराने हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीकर्स भी हैं, लेकिन वो वाइस चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो पार्टी के एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और पावरफुल डेजिग्नेशन के अंदर बैठे हुए हैं, और वो डेजिग्नेशन उनके पास है। उनका एक जो बेटा है वो पहले MNA था, ज़ैन कुरैशी, और उसके बाद अब वो MPA बन गए हैं। जो बेटी है उनका ये कैंपेनिंग है, जिसके हवाले से ये इलेक्शन जो है वो जलसा भी मुनक्किद किया गया। वो अलग बात है कि इमरान खान साहब हर जगह पे जब जब उनको ये कहा जाता है और उन पर तनकीद की जाती रही कि भाई सैलाब आया हुआ है, आप जो है जलसे कर रहे हैं, तो उसका हमेशा से यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रीजनिंग देती थी कि भाई ठीक है, सैलाब है, सैलाब पर भी हम काम करेंगे, लेकिन हमने सियासत भी तो करनी है ना। हमने इलेक्शन, क्या मतलब अगर मैं कैंपेनिंग ना करूं, जलसे ना करूं, तो मैं इलेक्शन हार जाऊंगा। तो वो इलेक्शन कैंपेनिंग के नाम के ऊपर जो जलसे कर रहे हैं, उसमें इलेक्शन के हवाले से बात कौन सी करते हैं? वो तो बात ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी क्या कहते हैं कि न्यू आर्मी चीफ तकर्रुरी और मेरिट, इस हवाले से करते हैं। और वो बात करते हैं जरदारी के बारे में, बात करते हैं नवाज शरीफ के बारे में, बात करते हैं मरीम नवाज के बारे में, बात करते हैं शहबाज शरीफ के बारे में, और तनकीद ही करते हैं। कौन सी कैंपेनिंग करते हैं? और खैर वो और कर भी क्या सकते हैं इन जलसों में, क्योंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस तो कुछ है ही नहीं ना, सिर्फ इम्पोर्टेड हुकूमत का राग अलापेंगे कि देखो जी साजिश हो गई। अच्छा, एक और साजिश, ओ हो साजिश, एक और साजिश का भी उन्होंने बताया। वो साजिश है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, उस बारे में भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो विजुअल्स और जो ऑप्टिक्स की मैं बात कर रही हूँ ना, पहले ये बात ज़रा इसको ज़रा एक तरफ कर लें डिस्कस करके। तो मैं कह रही थी कि ये ऑप्टिक्स बड़े ज़रूरी होते हैं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक सरसरी सा एक वार्म वेलकम किया। उसके बाद जब कुर्सी पर बैठने लगे तो बेसिकली पार्टी के वाइस चेयरमैन के लिए कोई कुर्सी स्टेज पर थी ही नहीं। एक कुर्सी ऑब्वियसली मेहर बानो साहिबा के लिए थी, एक ऑब्वियसली इमरान खान साहब के लिए थी। उसके अलावा जो सीटिंग अरेंजमेंट है, आप देखें जिस कुर्सी पर शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब को बिठाते हैं, और उसके साथ जिस कुर्सी पर शाह महमूद कुरैशी सिर्फ चंद लम्हात के लिए बैठे, उस कुर्सी के ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम नहीं था। जब जैसे वो बैठे, पीछे से एक शख्स आया, उसने उस कुर्सी के ऊपर जो नाम था, जो भी नाम लिखा हुआ था, उसको हटाया उस पर्चे को, क्योंकि एटलीस्ट वो शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम नहीं था। ठीक है। उसके बाद हमने देखा जो सीटिंग अरेंजमेंट रहती है, हमें शाह महमूद कुरैशी साहब किसी भी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए इमरान खान साहब के साथ बराबर में नज़र नहीं आए। इमरान खान साहब को वेलकम किया, उनको बिठाया कुर्सी पर, चंद लम्हात के लिए उनके साथ बैठे। और उसके बाद जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो कुछ ऐसे था कि इमरान खान साहब थे सेंटर में। अगर मैं इमरान खान साहब के राइट साइड सीधे हाथ की बात करूं तो वहाँ पे और नवाज बप्पी साहब बैठे हुए थे। दूसरे साइड की मैं बात करूं तो उनकी दूसरी तरफ मेहर बानो साहिबा बैठी हुई थी, उनके साथ बुजदार साहब बैठे हुए थे। बुजदार साहब के जो साथ थी वो जरताज गुल साहिबा बैठी हुई थी। तो ये एक इनका सीटिंग अरेंजमेंट था। ठीक है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी तकरीर की, और वो तकरीर बिल्कुल भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी। ठीक है। एंटी गिलानी ज़रूर थी, और ऑब्वियसली अपने हवाले से उन्होंने पूरी उसको तकरीर को इस तरीके से रखने की कोशिश की कि वो अपनी बेटी के लिए और इस सीट के लिए जिस हद तक वो निचोड़ सकते हैं कैंपेनिंग में, वो उन्होंने करने की कोशिश की इस तकरीर के अंदर। अच्छा, अगर मैं इमरान खान साहब की तकरीर की बात करूं तो इमरान खान साहब की जो तकरीर है वही रिवायती तकरीर थी। एक तो इस्लाम का जो तड़का लगाते हैं, एक रिलीजियस टच देते हैं, पता नहीं ए देख लो ज़रा, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लें इमरान खान साहब, ए तुसी जरा इस्लाम का टच है ना, ए जरा तड़का है ए देना तुसी बंद कर दो। ये पंजाबी में कह दिया, अब उर्दू में कह देती हूँ। इमरान खान साहब प्लीज़ आप अपने तकरीर में, अपने जलसों में इस्लामी टच देना बंद कर दें। और अब अंग्रेज़ी में भी कह देती हूँ, इमरान खान साहब प्लीज़ स्टॉप गिविंग एन इस्लामिक टच इन योर स्पीचेस इन द जलसा। किसी ज़बान में किसी तरह तो आप ये समझें ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये तौबा नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह एक इतना गलत में जा रहा है कि पता नहीं आप अपने आप को क्या समझते हैं। मतलब जैसे उन्होंने तकरीर के अंदर बोल दिया, मतलब अभी मुझे बोलते हुए इतना अजीब लग रहा है कि ये बोल दिया कि जी कोई भी जो शख्स है वो मेहनत कर रहा होता है नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, घर आता है पता चलता है कि जो बेगम है उनकी वो पीटीआई में हैं और या उनको सपोर्ट कर रही है, और उनके जो बच्चे हैं वो भी पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल थी। और फिर उसको जोड़ दिया खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और कि जैसे उस ज़माने के अंदर, मैं अब क्या बोलूँ, मतलब मेरी तो ज़बान भी इस हवाले से साथ नहीं देती है कि आप उसको भी एक इस्लामी रंग दे देते हैं।
कभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात करते हैं, कभी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात करते हैं, कभी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं। मतलब आपने तौबा नाउज़ुबिल्लाह अपनी इस फॉलोइंग को कि आपके साथ एक फैमिली की वाइफ और उनकी जो बेटियों की जो फॉलोइंग है वो बिल्कुल उस ज़माने की तरह है कि जिस तरह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब इस्लाम के लिए किसी को दावत देते थे तो किस तरह कौन लोग आते थे कौन नहीं आते थे। एंड फॉर गॉड से क्या इमरान खान साहब ये मत करें, तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन, तौहीन मज़हब, बस बस अब बस। अच्छा जी, ये बात की। दूसरा, जब आप इस्टेब्लिशमेंट के बारे में इमरान खान साहब बात नहीं करते ना तो इसका मतलब है कि वो बैकफुट पर है। ये मेरी जो प्रिडिक्शन थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, ये बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है। क्योंकि आपको पता है कि मुल्तान जलसे से एग्जैक्टली एक दिन पहले इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के सीनियर बंदों से मीटिंग हुई, उसमें असद उमर साहब वगैरह भी शामिल थे। और उस मीटिंग के अंदर इनके जितने भी सीनियर मेंबर्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इमरान खान साहब को ये कहा कि भाई आप ना इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हाथ थोड़ा हौला रखें, क्योंकि जब से आपने ये जो है ना तगड़ा और मुहिब्बे वतन वाला बयान दिया है ना, ये मामलात ना हमारे हाथ से निकल रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने खुद तो ये एश्योर नहीं किया कि हाँ मैं हाथ हौला रखूँगा, लेकिन उन्होंने अपने उस मीटिंग के अंदर जो अपने जो सीनियर मेंबर्स थे उनको ये कह दिया कि देखें, आपसे अगर कोई सवाल करे ना, आपने उन बातों के ऊपर कमेंट नहीं करना है। उसकी वजह यह है क्योंकि जो शरीफ हैं, जो जरदारी से, यानी कि जो हुकूमती मेंबर्स हैं, यानी जो इमरान खान साहब की जो अपोजिशन के लोग हैं, वो आप जो कमेंट करेंगे ना, यानी असद उमर जो कमेंट करेगा, फवाद चौधरी जो कमेंट करेगा, या जो भी उनकी पार्टी में से कमेंट करेगा इमरान खान साहब के किसी बयान को डिफेंड करने के लिए, वो उस कमेंट का उल्टा मतलब निकाल लेंगे, पकड़ लेते हैं, उल्टा मतलब निकाल लेते हैं। उल्टा इमरान खान साहब उनको ये प्रचार कर रहे थे। तो कट टू जब जलसे में आए तो उन्होंने कोई इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात नहीं की, सिर्फ एक साजिश की बात की। और वो साजिश ये थी क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के 10 और पंजाब असम्बली के जो 3 हल्के हैं उन पर ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी किया गया है। उसकी रीजंस इलेक्शन कमीशन ये बता रहा है कि भाई पंजाब के हवाले से, क्योंकि ऑब्वियसली सैलाब है, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से इसलिए मुलतवी किए गए क्योंकि अमन अमान की सूरत हाल का भी मसला है, लेकिन ओवरऑल तो जेनेरिक एक चीज़ की गई क्योंकि ऑब्वियसली सैलाब है और इस वजह से इंतखाबात को मुलतवी किया गया है। बाकी हर चीज़ सेम रहेगी, यानी नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह हर चीज़ सेम रहेगी, कैंडिडेट्स भी सेम रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो डेट है वो आगे की गई है। यानी जैसे पंजाब असेंबली की हल्का पीपी 209 में 2 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन होना था, वो मुलतवी किया है, लाइक यू नो से मतलब इलेक्शन से मुलतवी किए हैं। तो कौमी असेंबली के टोटल 10 बनते हैं, पंजाब असेंबली के 3 हल्के बनते हैं, तो इनके ऊपर जो इंतखाब है उसको अभी मुलतवी किया गया। इसको इमरान खान साहब ने साजिश से जोड़ा है कि जी जो मिस्टर एक्स है उसने साजिश की, और साजिश ये है क्योंकि इमरान खान साहब इन तमाम नशिस्तों पर जीत रहे थे, सो लिहाजा इलेक्शन ही उन्होंने आगे मुलतवी कर दिया। तो भाई इमरान खान साहब अगर आप आज जीत रहे हैं तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद क्या आप नहीं जीतेंगे? मतलब आपकी इतनी खोखली सी जीत है, बस इतनी खोखली सी आपकी अंडरस्टैंडिंग है। प्रॉब्लम इमरान खान साहब को ये है कि अब किस मुंह से जलसे करेंगे, क्योंकि अब तो इलेक्शन मुलतवी हो गए ना, थोड़े आगे हो गए, उनको अपने जलसे भी आगे करने पड़ेंगे। असल प्रॉब्लम तो इमरान खान साहब को ये है। अच्छा जी, ये बात भी हो गई। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब की, जो कि लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, और एंड पे हम बात करेंगे मरीम नवाज साहिबा की। जो शहबाज शरीफ साहब लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस टाइम पर इमरान खान साहब मुल्तान में जलसा कर रहे थे, मरीम नवाज साहिबा चिश्तिया में जलसा कर रही थी, बिल्कुल वहीं पे बैक वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ब्रीफिंग दे रहे थे और टीवी पर उनकी ब्रीफिंग चल रही थी। और पूरी ब्रीफिंग में हर नंबर, यहाँ तक कि हर मुल्क का नाम और उसने कितनी डोनेशन दी है, हर नंबर, हर इंफॉर्मेशन शहबाज शरीफ साहब को, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को ज़बानी याद थी। और फर शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे बग़ैर किसी पर्ची के, बग़ैर किसी नोट के, बग़ैर किसी रेफरेंस के, बग़ैर कहीं देखे किसी कागज़ पे। वो इसलिए ये बात, ये चीज़ बताती है कि शहबाज शरीफ साहब अब बहैसियत एक प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी मच इन हिज पावर। अब वो थोड़ा प्राइम मिनिस्टर होने के साथ ज़रा थोड़ा कंफर्टेबल भी फील कर रहे हैं, और वो ये साबित करता है कि शहबाज शरीफ साहब हर काम खुद कर रहे हैं, वो हर काम इक्वली उसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स पूरी तरह से याद हैं और वो लोगों को बता रहे हैं, विच शोज़ कि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, यू नो। तो ये एक अच्छी चीज़ थी, एक अच्छा लगा कि वज़ीर आज़म को बहुत अरसे के बाद लगा ना, 3.5-4 साल हमने एक वज़ीर आज़म को देखा जिसको कुछ भी नहीं पता था। और अभी भी जब भी जलसों में खड़े होते हैं वो इमरान खान साहब क्या कहते थे, साबिक़ वज़ीर आज़म क्या
40 नहीं 20, अच्छा नहीं 22, अच्छा ये हो गया, हर चीज़ गलत। तो वहाँ पे ना बहुत अरसे के बाद बड़े अच्छे ऑप्टिक्स लगे सुनने और देखने में कि शहबाज शरीफ साहब से कोई गलती नहीं हुई और शहबाज शरीफ ने बहैसियत प्राइम मिनिस्टर हर चीज़, हर मुल्क को क्रेडिट भी दिया, उनकी डोनेशंस के बारे में भी सारे फिगर्स जो हैं राइट ऑन पॉइंट बताए। अब आ जाते हैं जी मरीम नवाज साहिबा के हवाले से। उनका वही स्टांस था, एग्रेसिव स्टांस था, बहुत आड़े हाथों लिया, वैलिड सवाल उठाया। मरीम नवाज के साथ ना सिर्फ उनकी पार्टी में ज्यादती हो रही है, मैं बार बार ये कहती हूँ कि उनको उस तरह से पावर नहीं दी जा रही, वो पावर उनको देनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए, उनके पास ये राइट होना चाहिए कि किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी, नून लीग की अगली टीम क्या होनी चाहिए फ्यूचर की, ये तमाम पावर्स मरीम नवाज के पास बिल्कुल होनी चाहिए। अगर मुकम्मल पावर नहीं है तो एटलीस्ट कुछ तो हिस्सा हो उस पावर के अंदर मरीम नवाज के पास। तो एक ज्यादती जो है ये सिस्टम के जरिए भी उनके साथ हो रही है और वो ज्यादती है कि उनका पासपोर्ट जो है वो उनको नहीं मिल रहा। अच्छा, अब उनका लंदन जाना नहीं जाना दैट इज़ डिबेटेबल, उसके ऊपर जितनी भी आप डिबेट कर सकते हैं क्योंकि लोगों को खदशात होते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, यानी इनके जो ऑपोजिशन वाले हैं, पीटीआई वाले ना, कि ये भी बाहर जाना चाहती हैं, बाहर चली जाएंगी, ये भी वापस नहीं आना चाहती, भागना चाहती है, जो भी उनका नैरेटिव है ऑपोजिशन का। लेकिन एक बेसिक राइट है, ह्यूमन राइट, वो ये है कि उनको उनका ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो कि पासपोर्ट है वो उनको मिलना चाहिए, ये उनका राइट है। उन्होंने कोई इस तरह का क्राइम तो अभी किया नहीं है ना जिसकी वजह से उनका नाम ECL पे हो, यू नो। और दूसरी बात यह है कि जब हमने देखा है कि बेंच बनता है मरीम नवाज के पासपोर्ट की सुनवाई के हवाले से, तो तब हम देखते हैं जब दरख्वास्त दी जाती है तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दरख्वास्त दी जाती है, एक बेंच बन जाता है, उसके बाद फिर एकदम से जज साहिबान माजरत कर लेते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम निकलाती है, बेंच टूट जाता है। भाई अगर बेंच टूटना ही है तो जब दरख्वास्त आती है बेंच बनाने की पासपोर्ट वाले मामले पर, तो आप बेंच बनाते क्यों हैं? उसी टाइम पर जो है इसको ख़त्म हो जाना चाहिए इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल। ये दिस डजंट लुक्स नाइस आइदर। वो इसलिए नहीं अच्छा लगता क्योंकि फिर वही बात हुई ना, जैसे मरीम नवाज ने जलसे में खड़े होकर के बोला कि कौन है जो ये बार बार बेंच तोड़ देता है, कौन है जो ये चाहता है कि मरीम नवाज बाहर ना जाए या नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान ना आए। तो फिर वही साजिश के ताने बाने और फिर वही एक इंप्रेशन जाता है और उससे ये लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली मरीम नवाज साहिबा के पास बहुत सी ऐसी बातें होंगी करने के लिए और हर बात उस टाइम पर जलसे के लिए नहीं होती। हालांकि अगर अभी भी मुख्तदर कुव्वतें काम कर रही हैं और इनके अगेंस्ट काम कर रही हैं और अपनी पर्सनल खुन्नस कोई निकाली जा रही है तो उसका राइट है मरीम नवाज को बिल्कुल आवाम को कौम को बताना चाहिए। लेकिन प्राइम ऑफ फशाए वो जैसे कहते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट बादियों नज़र में ये लग रहा है कि अगर आपने बेंच बनाकर तोड़ना है और अगर पासपोर्ट के मामले को वंस एंड फॉर ऑल एड्रेस नहीं करना, तो जब दरखास्त जाती है तभी उसको एंटरटेन ना किया करे, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता कि पहले दरखास्त एंटरटेन होती है, बेंच बनता है और फिर बेंच टूट जाता है। इससे साजिश के ताने बाने जो मरीम नवाज का नैरेटिव है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। तो मेरे ख्याल से कि सिस्टम को इस हवाले से बिल्कुल इसको सोचना चाहिए। इस वीलॉग के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें हमने इस वीलॉग के लिए अंदर डिस्कस कर ली हैं। बाकी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीलॉग के अंदर आपसे मुलाकात करते हैं। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।